Welcome to our channel Physics Vidyarthi. Now look at the board. I had discussed all these things in my previous video, but due to very small size of whiteboard, I could not write everything. Although I have explained, therefore I thought I should write. ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो. ठीक है, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड वॉच माई प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, नोट डाउन क्विक. चलो, लुक एट द बोर्ड. इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट डेरिवेटिव, but I did not discuss about double derivative. For the same reason, due to very small size of board, I did not able to explain all those things. I could not do this. And today I will be discussing all these things. Okay. So look at the board once again. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. ये इसको क्या पढ़ते हैं, ये डेरिवेटिव के टर्म में पढ़ते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. हाउ वी रीड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. ये क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, अब देखो, अगर आप कंपेयर करोगे इससे dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर यहाँ पर y को रिप्लेस कर अगेन dy बाई डी एक्स पुट कर दें तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x. क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है, वो होता है स्लोप. ठीक है, और इसके डबल डेरिवेटिव क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. ठीक है, अब ग्राफिकली हम लोग कैसे चेक करेंगे, कनकेविटी से, मतलब ग्राफ का नेचर देखेंगे. अब ये ए टू सी ग्राफ के कर्व के पार्ट में मैं अगर चीज देखता हूं तो इसका क्या है, कनकेविटी डाउनवर्ड. मतलब क्या हुआ, ये कनकेव पोर्शन है, ये कन्वेक्स पोर्शन है. ठीक है, जैसे कोई भी प्याला देख लो, कटोरा देख लो, कटोरा के इनसाइड वाला पोर्शन कनकेविटी है. ठीक है, और बाहर वाला पोर्शन क्या है, कन्वेक्स है, बल्जिंग आउट, निकला हुआ पोर्शन. ठीक है, तो ये कनकेविटी का कैसा है, डाउनवर्ड है. ठीक है, तो ग्राफ का नेचर भी हम लोग देख करके बता सकते हैं कि उसका जो चेंज है, स्लोप का जो चेंज है क्या कर रहा है. ठीक है, स्लोप का चेंज डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमा मिनिमा बता सकते हैं. ठीक है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट ए. सेम चीज, स्लोप डिक्रीजिंग. ठीक है, रेट स्लोप डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग है. अगेन सी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो स्लोप डिक्रीज फॉर इंक्रीज इन एक्स, एंड ये क्या दे रहा है, कनकेविटी डाउनवर्ड. ठीक है, अब इस पोर्शन का बात करते हैं. चलो फिर से देखो, यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, rate of change of slope with respect to x at point D positive. Now at point F also positive. क्यों पॉजिटिव है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज फॉर इंक्रीज इन x. इसमें क्या हो रहा था, स्लोप डिक्रीज कर रहा था फॉर इंक्रीज इन x. ठीक है, कनकेविटी चेक करेंगे कैसे, ये देखो ऊपर की तरफ है, कनकेविटी अपवर्ड. ठीक है, ग्राफ से चेक कर लेंगे कनकेविटी देख करके. ठीक है, अब देखो एट पॉइंट बी क्या देगा,
मैक्सिमम, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स जीरो एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो। एट पॉइंट ई क्या देगा, मिनिमम dy by dx 0 and dy by dx square is greater than 0. For better understanding, you should watch my previous lecture. I strongly recommend you should watch. ठीक है, फिर जाकर के ये आपको एकदम 100% क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो ठीक, नोट डाउन दिस थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी आई हैड डिस्कस्ड। यहाँ से आज का लेक्चर शुरू होता है, ठीक है। जबकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो नया था। बाकी सब कुछ मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, ठीक है। तो यहाँ देखो, डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। बताओ इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब दो पॉइंट के बीच, जब दो पोजीशन के बीच इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, जो पाथ होता है वो सबसे पहली बात है यूनिक हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, ठीक है। शॉर्टेस्ट, सपोज बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्रिकेट का पिच देख लो, मिडिल टू मिडिल स्टंप, ठीक है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब पूरा स्ट्रेट लाइन है तो उस समय अगर मैं डायरेक्शन फिक्स कर देता हूं, पूरा स्ट्रेट लाइन है ए टू बी, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, तब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। माइंड इट कि ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तब इस कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minute 20 second? तो सबसे पहले आप काम करना, वीडियो को पॉज करके, रोक करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। बन जाए देन आंसर मैच कर लेना है, ठीक है। चलो देखो, सपोज ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। मान लो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है एथलीट का, यहाँ से वो स्टार्ट करता है ट्रैक पे दौड़ना, सपोज इट इज पॉइंट ए, और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 40 सेकंड में एक राउंड पूरा करता है। तो बताओ कि 2 मिनट 20 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो 2 मिनट 20 सेकंड है, ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 2 मिनट प्लस 20 सेकंड, ठीक है, 2 इंटू 60 प्लस 20, 120 प्लस 20, ठीक है। अब देखो, अब ये 40 सेकंड में एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो हम 40 सेकंड पे गेम खेलेंगे, ठीक है। मतलब हमको 40 के मल्टीपल से चलना है, ठीक है। 40 के मल्टीपल से 2 मिनट 20 सेकंड में रीच करने की कोशिश करना है। जो रेस्ट बच गया, ऑड बच गया,
then we will see uh, then we will see how much time he has left and how long he has to cover. देखो, अगर 40 का मल्टीपल लगाएंगे तो 40 पे एक चक्कर कंप्लीट, फिर अगला 40 पे एक चक्कर कंप्लीट, फिर अगला 40 पे एक चक्कर कंप्लीट। मतलब क्या हुआ, 120 सेकेंड में वो इनिशियल पोजीशन ही पर आ गया ना, 40 40 40। ठीक है, अब रेस्ट कितना बचा, 20 सेकेंड बचा। अब ये रेस्ट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पेरीफेरी पर, तब उस पोजीशन का मैं ए के रिस्पेक्ट में क्या निकाल लूँगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 40 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो 20 सेकंड में इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट रहेगा, चूंकि ये 20 सेकंड में क्या होगा, हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। लेट्स इट। ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है, इसका कोऑर्डिनेट 0 असाइन कर दो, इसका क्या हो जाएगा, आर आर, तो क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। टू आर माइनस 0 इज इक्वल टू 2r। इसका हो गया आंसर। तो आप ये चीज हमेशा याद रखना, चेंज इन पोजीशन क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बिहार इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रिवोल्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बना लिया। ठीक है, एक व्हील बना लिया। ठीक है, व्हील का सेंटर असाइन कर दिया, मैग्नीट्यूड, और इसका रेडियस 1 मीटर है, रेडियस असाइन कर लिया 1 मीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विथ ग्राउंड। बताओ, इनिशियली जो कांटेक्ट में है ग्राउंड से, मान लो ये पॉइंट P है, इसी का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कब, जब ये चक्का व्हील हाफ रिवॉल्व कर ले फॉरवर्ड, आगे की तरफ आधा रिवॉल्व कर ले। ठीक है, अब हमको ये बताओ जरा, जब ये चक्का आगे को रिवॉल्व करना चाहेगा, स्टार्ट करेगा, तो वैसे वैसे ये P पॉइंट पीछे खिसकेगा। क्यों, P पॉइंट कांटेक्ट छोड़ेगा इससे, तभी ना ये रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जैसे जैसे व्हील आगे की ओर रिवॉल्व करेगा, वैसे वैसे P ऊपर की ओर, पीछे की ओर भागेगा। ठीक है, ये चक्के पे एक मार्क कर दो, जहाँ पे ये जमीन से सटा हुआ है, जिस पॉइंट से, उसको P मार्क कर लो। ठीक है, अब इसको चक्का को रिवॉल्व कराओ, ये आगे जैसे बढ़ेगा तो ये जो मार्क किया हुआ P का निशान है इधर चलाएगा। ठीक है, फिर ये Q जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है आगे चलाएगा। ठीक है, और ये ग्राउंड पे समझो इतना डिस्टेंस कवर हो गया। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा और आगे मूव हुआ। ठीक है, ये वाला पॉइंट
ग्राउंड से टच हो गया, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे मूव कराओ, फिर पी पीछे की ओर मूव करेगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट ग्राउंड से यहाँ टच करेगा। तो एट दैट इंस्टेंट क्यू जब जमीन से कांटेक्ट करेगा तो पी ऑटोमेटिकली टॉप पे चला जाएगा। तो यही बता रहा है ना, हाफ रिवोल्यूशन कराना है, हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हाफ रिवोल्यूशन कराना है। हाफ रिवोल्यूशन मतलब सरकमफ्रेंस का हाफ, ठीक है। तो जब ये क्यू पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये सिंपली हो जाएगा पाई इंटू आर, ठीक है। जब क्यू यहाँ रीच कर गया तो पी ऑटोमेटिकली यहाँ रीच कर जाएगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, बताओ ये क्या होगा, ये 2r हो जाएगा, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है तो फिर सर्किल ड्रॉ कर दो। बात समझे। और ये जो पॉइंट है कांटेक्ट जो कर रहा है ग्राउंड से, वो सर्किल के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है सर्कल। अब ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा दो, पाई इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है, 1 है, पाई स्क्वायर प्लस 2r, 2 इंटू 1 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 4। सिंपल था। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना ज़रूरी होता है। वैसे इसमें लिखने का कुछ खास नहीं है। तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के लिए पहले पोजीशन समझना होगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट, दूसरा सेट ऑफ एक्सेस, ठीक है। देखो, जैसे x, y एंड z, तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा है वो कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन इसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, ठीक है। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो ये 3 मीटर पे है, ठीक है। हम लोग अभी 1D का बात कर रहे हैं, तो केवल हम लोग एक ही एक्सिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट के जो भी वैल्यू उसके आगे की ओर रहेगा तो वो देगा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और यही रेफरेंस पॉइंट के पीछे कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन मान लो -2 मीटर है, तो रेफरेंस पॉइंट के इस साइड देगा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसका पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है और एक एक्सिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये 3 मीटर आगे है और इसके रिस्पेक्ट में 2 मीटर पीछे है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, रेफरेंस पॉइंट एंड एक्सिस, एक्सिस और सेट ऑफ एक्सिस, और सेट ऑफ एक्सेस जो कह लीजिए। चलिए,
तो हम लोग बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सबसे पहली बात आती है रेफरेंस की। इसमें रेफरेंस, पहला पॉइंट रेफरेंस, दूसरा पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, तीसरा सेट ऑफ एक्सेस एंड चौथा क्लॉक। ये चारों का कॉम्बिनेशन मिला करके बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब देखो, मान लो ये ग्राउंड है, तो रेफरेंस कहला गया ग्राउंड। कहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे बात कर रहा है। तो ये हो गया रेफरेंस। ठीक है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हो गया रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब इस पर कोई एक्सिस और टाइम दोनों असाइन कर दूं तो ये हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज ये ऑब्जर्वर है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और यहां पर कोई ट्री है, यह है कोई ऑब्जेक्ट, और जो रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है ये हो गया ऑब्जर्वर। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 असाइन होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में ट्री मान लो -2 मीटर, ठीक है, -2 मीटर इसका पोजीशन है, एंड इसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज। तो क्या पता चला कि ऑब्जर्वर ग्राउंड के रेफरेंस में एक्स एक्सिस पर टाइम, क्लॉक, टाइम यहाँ पे क्लॉक असाइन है। एज टाइम पासेस दिस ऑब्जेक्ट ट्री डज नॉट चेंज देयर पोजीशन। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेस्ट में। ठीक है, और दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड के फ्रेम में देखा जा रहा है, ग्राउंड के रेफरेंस में देखा जा रहा है, तो ये सब चीज को मिलाकर, चारों चीज को, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कह रहा है, ग्राउंड कह रहा है। अब सपोज मैं अपना ये सारा ताम झाम उठा करके 4 चीज, रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, तीसरा एक्सेस, चौथा क्लॉक। अब मैं एक कार में बैठ गया, ठीक है, सपोज ये इसी पॉइंट पे मैंने कार खड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरा रेफरेंस क्या है, कार है, ठीक है, और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। कब, जब मैं ये चारों चीजें असाइन कर लूंगा। मतलब
रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी, रेफरेंस पॉइंट, एक्सिस एंड चौथा क्लॉक। अब मैं कार में बैठ करके, सपोज ये कार मूव कर रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। अब मैं एज अ ऑब्जर्वर, अब मैं ये ट्री को ऑब्जर्व कर रहा हूं एट टी बराबर 0 पर। ये तो मुझसे 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। लेकिन जब कार मूव करना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं। टी बराबर 0 पर मेरा पोजीशन कार का यहाँ पर है, सीधे रेफरेंस पॉइंट पर, ठीक। तो यहाँ से ये ट्री का पोजीशन है 2 मीटर है, ठीक है। एंड टी बराबर 5 सेकंड में माई कार इज नाउ मूव्ड, यहाँ आ गया मान लो। तो मैं अब क्या देख रहा हूं कि टाइम के साथ साथ इस पेड़ का पोजीशन चेंज हो रहा है। देखो, पोजीशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर देख रहा है ना, ऑब्जर्वर खुद को नहीं बोलेगा मैं मूव कर रहा हूं। ऑब्जर्वर बोलेगा ये पेड़ 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पीछे की ओर जा रही है, ठीक है। ऑब्जर्वर तो गाड़ी में है ना, गाड़ी में है। तो क्या 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 समझे यहां से? ऑब्जर्वर जब पेड़ को देख रहा है तो उसको लगेगा पेड़ 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पीछे की ओर मूव कर रही है। तो टाइम चेंज हो रहा है और ये इसका और कार का और ऑब्जर्वर का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो क्या कहेंगे कि कार के रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, ठीक है। अब सपोज मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है, और मैं कार के रेफरेंस में ही देख रहा हूं। तो क्या लगेगा कि मेरा जो दोस्त है जो मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ है उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरे और उसके बीच का जो पोजीशन है टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, वो जो मेरा फ्रेंड है वो रेस्ट में है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो वो मुझको मोशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सपोज मेरा एक और फ्रेंड ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। अब ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। अब वो मेरे फ्रेंड को देख रहा है, ठीक है, और गाड़ी मोशन कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जब मैं अपने फ्रेंड को देख रहा हूँ मेरे और उसके बीच का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, ऑब्जेक्ट का नेचर बदल गया। ये कह रहा है कि मोशन में है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। मैं कार में बैठ के कह रहा हूं ये रेस्ट में है, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। सपोज सोनू, मोनू और चिंटू 3 जिगरी दोस्त हैं, ठीक है। गर्मियों की छुट्टी आ पड़ी तो तीनों का प्लान हुआ वेकेशन पे जाने का। चिंटू ने कहा यार मुझे पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, मैं नहीं जा सकता हूँ। सोनू मोनू तो घुमक्कर टाइप के बंदे थे तो उन्होंने फोर्स नहीं किया, वो अच्छे भी थे, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा यार चल ठीक है तू पढ़ाई कर, बट तू एटलीस्ट छोड़ने तो आ सकता है स्टेशन।
लास्ट टाइम मिल लेते हैं, सी ऑफ करने आएगा ना कम से कम, तो वो उसको छोड़ने के लिए स्टेशन ही जाता है। ठीक है, अब वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, खिड़की के बाहर, खिड़की के अंदर सोनू मोनू बैठे हैं, गपशप चल रही है, अच्छे से जाना, अच्छे से फोटो खींचना, घूमना, एंजॉय करना, चिंटू समझा रहा है। ठीक है, और ये लोग सोच रहा है तो खुद तो जा नहीं रहा है और भाषण दे रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही ट्रेन मोशन करना शुरू करता है, when ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, अब ऑब्जर्वर अगर सोनू है, ठीक है, तो सोनू ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहा है, तो जितना चीज़ ट्रेन के फ्रेम में असाइन है तो उसको लगेगा रेस्ट में, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जैसे वो बाहर देखा तो उसको लगेगा हर चीज़ मोशन में है। ठीक है, अब सोनू मोनू के बीच का डिस्टेंस समझो कि 1 मीटर है, आमने सामने बर्थ पे बैठा हुआ है, चिंटू बाहर है। ऐसे ट्रेन स्टार्ट होना शुरू हुआ तो उसने तुरंत बाहर देखा, अब वो एक्साइटेड था ना, ट्रेन चालू हुआ तो एक्साइटमेंट इधर उधर देखने लगा, अंदर देखा, बाहर देखा, तो देख रहा है कि चिंटू प्लेटफॉर्म पे मोशन कर रहा है। मान लो 50 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड है, तो उसको लगेगा कि चिंटू 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पीछे की ओर मोशन कर रहा है। मतलब जिस ओर में जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको हर चीज़ पीछे की ओर मोशन करते हुए लगेगी, चाहे वो चिंटू हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, प्लेटफॉर्म उसको लगेगा कि वो पीछे की ओर मोशन कर रही है। प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ कोई दुकान, टी स्टॉल, सब लगेगा उसको पीछे की ओर, सेम स्पीड से, जितने स्पीड से ट्रेन आगे की ओर मोशन कर रही है उसको लगेगा वो पीछे की ओर मोशन कर रही है। ठीक है, जब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना ट्रेन को माना, अपने ऊपर खुद को रेफरेंस पॉइंट माना, फिर क्या रेफरेंस पॉइंट माना, रेफरेंस ट्रेन को माना, खुद को रेफरेंस पॉइंट माना, एक्सेस असाइन किया, क्लॉक बांध दिया कि टाइम के साथ साथ ये पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में, सोनू के रिस्पेक्ट में सब चीज़ मोशन में है। ठीक है, ऑल्दो चिंटू अपने रिस्पेक्ट, अपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के पर खड़ा है, वो रेस्ट में है, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब बदल गया तो उसको लगा कि वो मोशन में है। ठीक है, वैसे ही अगर वो ट्रेन पे बैठ कर के मोनू को देख रहा है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ट्रेन है, लेकिन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ साथ चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस मेजर करके देख रहा है तो अभी तक वही 1 ही मीटर है, बट चिंटू का तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, चिंटू उससे पीछे की ओर भागता हुआ लग रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे उससे दूर जा रहा है। ठीक है, तो वो मोशन में दिख रहा है उसको। और फिर अगर चिंटू को ऑब्जर्वर मान लेंगे तो चिंटू को सोनू मोनू जितना ट्रेन के साथ असाइन है हर चीज़ उसको मोशन में लगेगा। तो अगर चिंटू अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेटफॉर्म को मानता है, ग्राउंड को मानता है, अगर वहाँ पे खड़ा होकर के खुद को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, उसके बाद रेफरेंस प्लेटफॉर्म को मान लिया, ग्राउंड को मान लिया, अपने ऊपर एक्सेस डाल लिया, टाइम लगा लिया, तो वो अपने रिस्पेक्ट में देखेगा कि चिंटू क्या है, सोनू मोनू क्या मोशन कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। चलो, इतना काफ़ी था फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट में होता है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में होता है, हर चीज़ रिलेटिव टर्म से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलो ठीक, यहाँ देखो स्पीड एंड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
वी एवरेज क्या हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, मतलब चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, ये देगा आपको एवरेज वेलोसिटी। चलो देखो यहाँ पर नोट में करके इसको लिख लेना। देखो, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बट इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन डायरेक्शन इज प्री डिफाइंड। मतलब जब डायरेक्शन पहले से डिफाइन होगा और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तभी कह सकते हैं एवरेज स्पीड और मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बराबर है। सपोज ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है। देखो, सिंपल से एग्जांपल दिमाग में रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी स्विमर जो कंपटीशन में जाता है, तो स्विमर का क्या रहता है कंपटीशन, कि वो स्विम करके ट्रैक पे अपने सेकंड एंड तक, दूसरे छोर तक जाता है, फिर वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आता है। तब जब उसका टोटल कंपटीशन, जब वो उसका कंप्लीट फिनिश करता है, जब वो अपना स्विमिंग फिनिश कर लेता है, तब वहाँ पर मैं अगर कहूँगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी तो उसका जीरो हो गया। कारण क्या उसका, कारण उसका है उसका क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। ठीक है, अपने पोजीशन में पे जहाँ था फिनिश होने के बाद सेम अपने पोजीशन पे आ गया, तो फाइनल इनिशियल भी वही, फाइनल भी है, तो चेंज इन पोजीशन का जीरो हो गया। अगर डेल्टा एस ही जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो ही जाएगा। जब ये जीरो तो इसका मॉड भी जीरो, तो इसीलिए इसका डायरेक्शन फिक्स होगा और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर कोई दोनों एक ही डायरेक्शन में कोई अगर ड्राइव कर रहा है, बाइक चला रहा है, तब वहाँ पे कह सकते हैं एवरेज स्पीड इज ए मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अदरवाइज इट विल नॉट एप्लीकेबल। चलो ठीक। अब देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मैथमेटिकली क्या होगा, डी एस बाई डी टी मॉड ऑफ डी एस बाई डी टी। ठीक है, देखो डी एस ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका अगर मॉड लगा देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, नीचे डी टी है, डी टी पहले से ही पॉजिटिव है। ठीक है, टाइम है, टाइम का चेंज ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ, ये पॉजिटिव है, इस पे मॉड लगा दिया, ये पहले से पॉजिटिव है, तो क्या ये होल पे मॉड लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, +5 और मॉड 5 सेम होगा। +5 पे अगर चाहिए, +5 पे अगर हम मॉड असाइन कर देंगे तो क्या कोई नुकसान थोड़े ना है, बट हमको इसका वैल्यू पहले से पता होना चाहिए। अदरवाइज मॉड का दो वैल्यू देता है, प्लस और माइनस, अगर मॉड हटता है तब। लेकिन इसका पहले से मेरे को मैग्नीट्यूड मालूम है कि पॉजिटिव है, तो मॉड के प्रॉपर्टी से ये पूरे होल पर मॉड लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी बन जाएगा। तो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्लोप होता है। एस वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। चलो अब देखो, बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की।
ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, ग्राफिकली स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो देगा वेलोसिटी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। चलो देखो, ये 4 पॉइंट नोट करके लिख लेना। देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट इंस्टेंटेनियस बट एवरेज स्पीड इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज। मैंने समझाया था स्विमर वाला एग्जांपल, बट इंस्टेंटेनियस टर्म के साथ ये वैलिड करेगा। क्यों? देखो, कोई भी व्हीकल अगर कोई स्पीड कर रहा है, सॉरी, कोई भी व्हीकल अगर मूव कर रहा है, अगर उसका किसी पार्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम पर उसका स्पीड पूछेंगे तो वहाँ पर वो सिर्फ स्पीड नाम का कोई चीज़ नहीं होगा, वो होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। लेकिन हम लोग आम लैंग्वेज में स्पीड बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर डायरेक्शन तो ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड है ना। अगर मैं आगे की ओर मूव कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो उस वक्त मेरा जो मैग्नीट्यूड होगा ना वेलोसिटी का, वही ना स्पीड कहलाएगा। अगर मैं साथ में डायरेक्शन असाइन कर लूँ, ठीक है, मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैं ईस्ट की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो हो गया ये क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट अगर मैं डायरेक्शन को हटा करके सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका पूछूं तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब दूसरा पॉइंट देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी नेगेटिव स्लोप। ठीक बात है। क्यों? पॉज करके थोड़ा सोचना इस पे, ठीक है, उसके बाद देखना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी नेगेटिव स्लोप बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो होता है स्पीड, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना? स्पीड ऑलवेज, चूंकि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलो आगे देखो, स्लोप ऑफ सेकेंड बिटवीन टू इंस्टेंट in displacement time graph gives average velocity. Slope of secant for distance time graph gives average speed. ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, स्लोप ऑफ सेकेंड, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है, बहुत ही डिटेल में समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रीवियस वीडियो ज़रूर प्रीफर करना, ठीक है। आपको पूरा डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वाचिंग। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझ रहे हैं, कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ाऊँगा, मैं रैंडम नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पूरा कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए पढ़ाऊँगा। क्योंकि ये मेरा मानना है कि फिजिक्स अगर आप रैंडम पढ़ोगे अलग अलग टॉपिक से कहीं से भी, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जा करके फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, और फिर कहीं ना कहीं जा करके आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर डॉट कनेक्ट करते हुए चलोगे ना, तो ये बहुत इजी लगेगा और मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो पूरा देखो, ठीक है, तुमको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और ट्राई करो कि डॉट कनेक्टेड हो, मतलब कि पहला वीडियो अगर अच्छे से देखा हुआ है तो अगला वीडियो में मज़ा आएगा, ठीक है, हर चीज़ समझ में आएगा क्लियर से, ठीक है। तो कीप वाचिंग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, गुड बाय।